नमस्कार दोस्तों, आइए अब हम अपने हिंदी में दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं और ये चैप्टर है हमारा भाषा एवं बोलियां। याद रखिएगा, ये चैप्टर हमारा हिंदी में दूसरा चैप्टर होगा। पहले चैप्टर में हमने आपको वर्णमाला पढ़ाया है और वर्णमाला के हमने 3 वीडियो बनाए हैं। 2 वीडियो हमारे 25-25 मिनट के हैं और एक 40 मिनट का है। लगभग 1.5 घंटे की क्लास है और सभी छात्र YouTube पर जाकर के देख लें। जीएस बाई अजीत शुक्ला में जीएस बाई अजीत शुक्ला सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस पर देखिएगा, आपको 1.5 घंटे के वीडियो वर्णमाला मिल जाएगा। और आइए हम चर्चा करते हैं भाषा एवं बोलियां। और हमारे सामने प्रश्न लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है कि भाषा क्या है, अर्थात पहले हम पढ़ेंगे भाषा क्या है। इसमें हिंदी को नहीं लेंगे, भाषा कोई भी हो, सभी भाषा की एक ही परिभाषा होती है। फिर आगे हम हिंदी को लेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, और फिर हम आगे देखेंगे कि हिंदी भाषा के प्रकार कितने हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा के प्रकार कितने हैं। तो पहले ध्यान दें, लिखा हुआ है कि भाषा क्या है, तो इसका उत्तर से लिखें या तो फिर ऐसे ही आप अपने नोट्स में लिखना शुरू करें। भाषा, भाषा या रखना संस्कृत के भाष धातु से बनी है। याद रखना, भाषा जो शब्द है संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाष धातु से बना है। सभी छात्र नोट करते चलें। पहला प्रश्न हम कंप्लीट कर रहे हैं। प्रश्न है हमारा भाषा क्या है। तो पहले हमारा ये टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। भाषा क्या है, संस्कृत के भाष धातु से बना है, या ऐसे लिख सकते हैं भाषा शब्द, आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। याद रखना, संस्कृत और हिंदी में कई धातुएं होती हैं जिनसे शब्दों का निर्माण होता है। उसमें से एक शब्द है भाष, और भाष का अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना। वाणी को प्रकट करना, वाणी को प्रकट करना। बस हमारे सामने हमें उत्तर मिल गया कि भाषा क्या है। तो भाषा में वाणी को हम प्रकट करते हैं, अर्थात भाषा के माध्यम से हम अपने भावों, विचारों और भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो भाषा एक माध्यम है, आप ऐसे लिखेंगे, भाषा एक माध्यम है जिससे हम अपने भावों, विचारों और भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। और भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना। आप लोग इसे नोट कर लें। और एक हमने ये टॉपिक पढ़ लिया। आप लिखेंगे कि भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना। सामने लिखा है भाष का अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना, अर्थात भाषा एक माध्यम है जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों और भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारा भाषा हो गया। अब इसी में अगर जो प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये पिछली क्लास में पढ़ाया है। जिन छात्रों ने हमारा पूरा वीडियो देखा है उन्होंने पढ़ा होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। चलिए ये भी देख लीजिएगा, भाषा क्या है ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई अगला पढ़ाएंगे, और हिंदी भाषा के प्रकार कितने हैं ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा। इसको मैं मिटा देता हूं। ये आज हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न को हम पूरा करेंगे। अभी चर्चा चल रही थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो याद रखें, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। इस चीज को याद रखना, वर्ण या ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। वर्ण या ध्वनि से अक्षर बनता है, अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, पद से वाक्य बनता है, और वाक्य से भाषा बनती है। वाक्य से भाषा बनती है। याद रखना, वर्ण लिखित रूप में होता है। वर्ण लिखित रूप में होता है, वर्ण लिखित रूप में, और ध्वनि
मौखिक रूप में होती है और ध्वनि मौखिक रूप में, ध्वनि मौखिक रूप में होती है। इतना याद रखना। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप लिखें क, मैंने कहा तो आपने अपने कागज पर क लिख दिया, तो ये मेरे लिए मैंने बोला था तो ध्वनि है, और आपने कागज पर लिखा है तो आपके लिए वर्ण हो गया। वर्ण लिखित रूप में होता है तो ये क जो आपने लिखा है आपके लिए वर्ण है, और जो मैंने बोला है तो ये ध्वनि है, ये मौखिक रूप में होती है। यह भाषा की, या लिख सकते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। पूछा जाए आज हम पढ़ रहे हैं भाषा, तो पहले हम भाषा अपना पढ़ेंगे, इसके बाद हम बोलियां पढ़ेंगे। बोलियां हमारा पार्ट 2 में होगा और भाषा पार्ट 1 में होगी। वर्ण भाषा की, जो वर्ण है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसी वर्ण से अक्षर मिलता है, जैसे का में छोटा आगे जो मैंने जोड़ दिया तो का, जिसको हम के ए कहते हैं। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं स्वर को मिलाकर के ही अक्षर बनता है। अक्षर से शब्द बनते हैं। जो शब्द होता है ये भाषा की, शब्द भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। सबसे छोटी सार्थक, याद रखना इसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है, सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। इस चीज को भी याद रखना कि शब्द ही भाषा का सबसे छोटा सार्थक इकाई है। शब्द से पद बनते हैं, जैसे मैंने कहा सुनिश्चित सत्य आशीष हमारी, एक पद हो गया। पूजहि मन कामना तुम्हारी, अतः ये दूसरा पद हो गया। बंदो गुरु पद पदम परागा, एक पद हो गया। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, दूसरा पद। तो दो पदों से मिलाकर एक पंक्ति बनती है। उस पंक्ति को हम वाक्य भी कह सकते हैं। भाषा की सबसे बड़ी जो वाक्य होता है, वाक्य भाषा की सबसे बड़ी, भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई होती है। सबसे बड़ी सार्थक इकाई होती है। सबसे बड़ी सार्थक, नोट करते चलें, इकाई होती है, इकाई होती है। तो यही वाक्य छोटे छोटे मिलकर के, या कह सकते हैं कई वाक्यों का संयोजन भाषा का निर्माण करता है। तो आइए ध्यान दें, वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण लिखित रूप में, ध्वनि मौखिक रूप में होता है। वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। शब्द से पद, पद से वाक्य, वाक्य भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई होती है। और वाक्य से भाषा का निर्माण होता है। तो हमने ये अपना टॉपिक एक कंप्लीट कर दिया, जिसमें है भाषा क्या है। आइए आगे चर्चा करते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हमारा अगला टॉपिक है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा सभी छात्र वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, अपने फ्रेंड वगैरह से करवाते रहें और आगे शेयर करते रहें। ध्यान दीजिएगा, सबसे पुरानी भाषा हमारी संस्कृत है। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। तो सबसे पुरानी हमारी संस्कृत है। संस्कृत से पाली भाषा का जन्म हुआ है। पाली से प्राकृत भाषा का जन्म हुआ है। प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ है। और अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। तो हिंदी की जननी, सभी छात्र साथ में नोट करते चलें, हिंदी की जननी अपभ्रंश भाषा है। लेकिन हिंदी की आदि जननी, याद रखना, हिंदी की आदि जननी अर्थात जो सबसे पहले इसकी माँ है, जिससे इन भाषाओं का जन्म हुआ है, वो संस्कृत है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप लगाएंगे अपभ्रंश। अगर जो पूछा जाए हिंदी की आदि जननी कौन है, संस्कृत। अच्छा, संस्कृत
को हम वैदिक संस्कृत भी कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं संस्कृत वैदिक काल में आई थी, तो ये वैदिक कालीन भाषा है, ये वैदिक कालीन भाषा है, वैदिक कालीन भाषा है संस्कृत, इसी में हमारे वेद लिखे हैं। और ये उस समय दो भागों में रही, एक वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत, और एक लौकिक संस्कृत के रूप में रही, लौकिक, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, लौकिक, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, इनके समय भी हैं। समय ये है 2000 से 800 ईसा पूर्व, 2000 से 800 ईसा पूर्व, और ये है 800 से, लौकिक संस्कृत है 800 से 500 ईसा पूर्व के बीच में, 800 से 500 ईसा पूर्व के बीच में, याद रखना। सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, इसे हम वैदिक कालीन भाषा कहते हैं। वैदिक भाषा को आर्यों की भी भाषा कहा जाता है, और ये भाषा से ही भारत के वैदिक अर्थात वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्य ग्रंथों का निर्माण हुआ है। इसके बाद संस्कृत इतनी जटिल थी, इतनी कठिन थी कि सामान्य जनमानस को समझ में नहीं आती थी। तब इससे संस्कृत से पाली भाषा का निर्माण हुआ। पाली भाषा एक सरल भाषा थी उन दिनों, और पाली भाषा बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश और जितने भी उपदेश दिए हैं वो संस्कृत में न देकर के पाली में दिए हैं, तो पाली संस्कृत से जन्मी है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाली भाषा के बारे में पूछा जाए तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित। इसका समय भी लिख लीजिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसका समय रहा है 500 से 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम सदी ईसा पूर्व, प्रथम सदी ईसा पूर्व, प्रथम सदी ईसा पूर्व, ये इसका समय रहा है। इसी पाली से प्राकृत का जन्म हुआ है। ये प्राकृत भाषा है, जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित, ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, और इसका संबंध प्रथम सदी ईस्वी में रहा है। ईसा पूर्व वो हो गई, ये प्रथम सदी से लेकर के 500 ईस्वी तक जन्म है। ईसा पूर्व वो होता है ईसा मसीह से पहले का समय, अर्थात ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी के आसपास हुआ, और अब 2023 चल रहा है, और 1 ईस्वी से पहले का जो समय होता है वो ईसा पूर्व होता है। अपभ्रंश हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से गुप्त काल के आसपास भाषा रही है, लेकिन आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश भाषा को अड़ाड़ा भाषा, ये नोट करेंगे आप लोग, अंडरलाइन करेंगे, अड़ाड़ा भाषा कहा, और इसका समय है 500 ईस्वी से लेकर, जब भूतकाल समाप्त हो रहा है, 1000 ईस्वी तक, और 1000 ईस्वी के बाद हिंदी का जन्म हो गया। 1000 ईस्वी से हिंदी लिखेंगे, 1000 ईस्वी से अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी पहले काव्य के रूप में रही है और गद्य के रूप में है। तो हिंदी पहले काव्य के रूप में आई 1000 ईस्वी के आसपास, और फिर अब ये गद्य के रूप में आ रही है 1850 के आसपास। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे लोगों का योगदान है कि इसे काव्य से गद्य में परिष्कृत किया है। तो आप लोग इसे नोट कर लें। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। ये हमारा टॉपिक था, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। लिखा है संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, फिर हिंदी का जन्म हुआ है।
हिंदी के लिए उसकी माँ या जननी अपभ्रंश है, लेकिन हिंदी की आर्जनी संस्कृत है। संस्कृत को वैदिक कालीन भाषा माना गया है, लेकिन ये दो भागों में बटी रही। एक वैदिक संस्कृत जो बड़ी कठिन थी, और वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक रही। लौकिक संस्कृत जो सामान्य जनमानस में प्रचलित थी वो 800 से 500 ईसा पूर्व तक रही। इसके बाद संस्कृत से पाली निकली, बौद्ध धर्म से संबंधित रही। 500 ईसा पूर्व से प्रथम सदी ईसा पूर्व तक हमारी पाली भाषा चली। प्राकृत जो जैन धर्म से संबंधित रही। तो याद रखिएगा, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनका वास्तविक नाम वर्धमान था, तो प्राकृत भाषा में ही उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ये पहला उपदेश राजगीर इस समय बिहार में आता है, राजगीर पर विपुलाचल पहाड़ियों पर अपने पहले शिष्य अपने ही दामाद जमाली को दिया था। फिर इसके बाद जो जैन धर्म ग्रंथ लिखे गए वो प्राकृत भाषा में लिखे गए, जो कि पाली से निकली थी, जैन धर्म से संबंधित रही, जो प्रथम सदी से 500 ईस्वी तक चली। ईस्वी है, इससे अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ है। प्राकृत से आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इस अपभ्रंश भाषा को अड़ा भाषा कहा है, क्योंकि इस भाषा में ड़ा का प्रयोग ज्यादा होता है। टा ठा डा डा अड़ा, जो टा वर्ग में अंतिम है, अड़ा का प्रयोग ज्यादा होता है। और ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चली। उसके बाद 1000 ईस्वी से अब तक हिंदी चल रही है, लेकिन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि हिंदी पहले काव्य रूप में आई है और अब गद्य रूप में चल रही है 1850 ईस्वी के बाद से। अब हम लोग तीसरा टॉपिक अपना कंप्लीट करेंगे कि हिंदी भाषा कितने प्रकार की है। आइए ध्यान दें, आप सभी छात्र इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने फेयर नोट्स में नोट भी करते चलें। ये बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। हिंदी भाषा के प्रकार। चलिए लिखते हैं हिंदी भाषा के प्रकार। हिंदी भाषा के 3 प्रकार हैं। हिंदी भाषा के प्रकार। एक बोलियां हैं, मानक या परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित भाषा, इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। और तीसरा है राजभाषा। तो हिंदी भाषा के 3 प्रकार बताए गए हैं। याद रखना, हिंदी भाषा के 3 प्रकार बताए गए। एक बोलियां बताया गया, बोलियां के बाद मानक या परिनिष्ठित भाषा, तीसरा राजभाषा। अगर इसको इस हिसाब से देखें तो याद ध्यान दें, सबसे छोटा बोलियां होता है, उससे बनती है मानक या परिनिष्ठित भाषा बनती है, मानक या परिनिष्ठित भाषा बनती है, और उससे बनती है राजभाषा। हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, याद रखें, हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। याद रखिएगा, कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, न ही राष्ट्रीय भाषा है, राजभाषा है। अब राजभाषा कैसे दर्जा मिलता है, तो पहले हम बोलियां की चर्चा करें। बोलियां किसी भी भाषा का वह सामान्य स्वरूप होता है जो आम जनता के द्वारा अपने घरों, समूहों या समुदायों में बोला जाता है। भारत में 600 से अधिक भी बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन ग्रामर में अर्थात व्याकरण में लिखा है कि 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। लेकिन अगर जो भारत के कोने कोने तक भ्रमण किया जाए तो मुझे जैसा लगता है कि 600 से भी कहीं अधिक बोलियां बोली जाती हैं, क्योंकि भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसी भारत को हम उपमहाद्वीप भी कहते हैं। उपमहाद्वीप का मतलब होता है एक महाद्वीप में प्राप्त होने वाली सारी जहां पर सुविधाएं हों या विशेषताएं हों, विभिन्नताएं हों, उसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं।
भारत में अगर पर्वतों की बात करें तो भारत पर्वतों से भी भरा हुआ है, जहाँ पर हमें कश्मीर मिल जाता है या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ मिलती हैं, मैदान भी हैं, मरुस्थल भी हैं, सागर और महासागर से भी घिरा हुआ है। भारत में भाषाओं की भी विभिन्नता है, अर्थात अगर जो महाराष्ट्र में है तो मराठी बोलें, गुजरात में गुजराती, गोवा में कोंकणी बोलें, कर्नाटक में कन्नड़ बोलें, नीचे केरल में पहुंचेंगे तो मलयालम बोलें, तमिलनाडु पहुंचेंगे तो तमिल बोलें, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश आ गए तो तेलुगु बोलें, उड़ीसा आ गए तो उड़िया बोलें, और पश्चिम बंगाल आ गए तो बंगला बोलें। और भी कई सारी भाषाएं हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अर्थात भारत कई भाषाओं, कई धर्मों, कई जातियों की विभिन्नताओं से भरा हुआ है। यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। खैर, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो बोलियां की चर्चा करें तो व्याकरण कहता है कि भारत में 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। तो आइए हम लिख लेते हैं इसको। भाषा का वह सामान्य स्वरूप, आप लोग भी लिखते चलें, भाषा का वह सामान्य स्वरूप, वह सामान्य स्वरूप जो आम जनता के द्वारा अपने घरों, आम जनता के द्वारा अपने घरों, समूहों और समुदायों में बोला जाता है, और समुदायों में बोला जाता है, समुदायों में बोला जाता है, बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा। और पहले ही मैं बता चुका हूं कि ये हमारा क्रम है। बोलियां सबसे नीचे हैं, बोलियां से मानक या परिनिश्चित भाषा, उसके बाद राजभाषा। और भारत में बोलियां अगर जो कहें कि कितनी बोलियां हैं तो 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। आप लोग लिखेंगे कि भारत में 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। अब होता क्या है, कोई एक बोली पकड़ ली जाती है और उसी बोली को व्याकरण से परिष्कृत कर दिया जाता है, परिष्कृत का मतलब शुद्ध कर दिया जाता है, और वही बोली मानक या परिनिश्चित भाषा बन जाती है। अर्थात उसके हम वाक्य शुद्ध कर देते हैं, उसके शब्द शुद्ध कर देते हैं, उसके कारक, वचन और लिंग को हम सही करते हैं। इसके बाद वो मानक या परिनिश्चित भाषा बन जाती है, या उसको कहा जाता है। भारत में 600 से अधिक बोलियां बोली जाती है, मैंने सामने लिखा है। भारत में 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। एक उसमें बोली बोली जाती थी खड़ी बोली, और इस खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो जो थे, अमीर खुसरो का जन्म 1252 या 53 में, दोनों वर्ष मिल जाएंगे जन्म के, 1252-53 में अपने उत्तर प्रदेश के कासगंज के पटियाली गांव में हुआ था। और अमीर खुसरो ने अपने जीवन में 7 सुल्तानों का समय देखा, जिसमें विशेषकर वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ज्यादा जाने गए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वो रहते थे। भारत में सितार का जनक, भारत में हिंदी खड़ी बोली का जनक, भारत में तराना का जनक, कव्वाली का जनक, तमाम सारी चीजों के संदर्भ में अमीर खुसरो को जाना जाता है। वो एक अच्छे इतिहासकार भी थे, लेखक भी थे, कवि भी थे। उन्होंने क्या किया, एक हिंदी खड़ी बोली को उठा दिया। उसी हिंदी खड़ी बोली को उन दिनों जब दिल्ली सल्तनत में अरबी और फारसी का दौर चलता था, तब वो खड़ी बोली बोला करते थे। अब आप कहेंगे खड़ी बोली कैसी थी, तो ये खड़ी बोली इस समय जो मेरठ में, दिल्ली में, मुजफ्फरनगर में, बदायूं में और बरेली में बोली जाती है, यही खड़ी बोली थी। आगे मैं आपको बोलियां पढ़ाऊंगा, दूसरा टॉपिक हमारा बोलियां होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी खड़ी बोली इस क्षेत्र में बोली जाती है। खैर, हम ऋणी हैं उन महान व्याकरणों के जिन्होंने आजादी के लिए हथियार तो नहीं चलाए, लेकिन भारत की जो एक दास्ता धार्मिक और भाषाई भी थी, उस दास्ता से हमें छुटकारा दिलाया। वो एक महान विद्वान थे जिनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र था, हजारी प्रसाद द्विवेदी था। इन लोगों ने क्या किया, रात दिन लगा करके उस खड़ी बोली को, जो कि अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत में बोला करते थे, उसे व्याकरण से परिष्कृत कर दिया। और व्याकरण से परिष्कृत मतलब शुद्ध करने के बाद उसको मानक भाषा बना दिया। और ये मानक भाषा होती है, लिखें सभी छात्र, जब कोई बोली
जब कोई बोली व्याकरण से, व्याकरण मतलब ग्रामर से, व्याकरण से परिष्कृत, परिष्कृत, परिष्कृत को हम शुद्ध लिख सकते हैं, परिष्कृत कर दी जाती है, कर दी जाती है, व्याकरण से परिष्कृत कर दी जाती है, तब वह मानक, इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड, मानक या परिनिष्ठित भाषा, मानक या परिनिष्ठित भाषा का रूप ले लेती है, मानक या परिनिष्ठित भाषा का रूप ले लेती है, ले लेती है, मानक या परिनिष्ठित भाषा का रूप ले लेती है। सिंपल सी बात है, जब कोई बोली व्याकरण से परिष्कृत है, बोली यहां रही होगी, बड़ी ही उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होंगी, लेकिन जब उसने उसको व्याकरण से परिष्कृत कर दिया गया तो मानक भाषा हो गई। यही भाषा हमारे राजकाज में बोली जाती है। खैर, राजभाषा कब बनती है? भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है जब वह बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है, बहुत सारे लोगों के द्वारा बोली जाती है। हिंदी आज 15 राज्यों में बोली जाती है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं, जिनमें से हिंदी 15 राज्यों में बोली जाती है और 10 राज्यों में इसको राजकीय भाषा का दर्जा भी मिला हुआ है, इसलिए हिंदी हमारी राजभाषा है। तो हम ये कह सकते हैं राजभाषा एक प्रकार से मानक या परिनिष्ठित भाषा ही होती है, मानक या परिनिष्ठित भाषा ही होती है, किंतु जब इसे बहुसंख्यक याद रखना ये चीज, बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोला जाता है, बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोला जाता है, तब इसे राजभाषा का दर्जा दिया जाता है, तब इसे राजभाषा का दर्जा दिया जाता है, राजभाषा का दर्जा दिया जाता है, राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। आप लोग नोट कर लें, जब कोई मानक या परिनिष्ठित भाषा बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाएगी तो देश की राजभाषा बनेगी। यही देश के शासन के संचालन में सहायक होती है, आधारभूत होती है। खैर, आपके सामने मैंने सब कुछ लिख दिया है, आप इसे नोट कर लें। आज के लिए हमारा जो दूसरा चैप्टर है भाषा एवं बोलियां, उसका पहला पार्ट भाषा कंप्लीट हो गया। भाषा पर इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में, और दूसरा पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे बोलियां, और उसके बाद कुछ हम आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ा देंगे। आज के लिए इतना ही। सभी छात्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड भी करें।